हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस एसएससी सीजीएल की जो प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहा हूं मैं, इसमें मैं 5 जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2024 के, वो मैं सोल्व कर चुका हूं। आज ये छठा पेपर है जो 10 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। तो इस पेपर को आज हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का, यानी एक तरह से इक्वेशन का मान लो जिसमें एक ही वैल्यू पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे डिवाइड है, इसे डिवाइड करोगे 3 से, जब 3 से 45 को तो ये आ जाएगा 15 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिवाइड लगा इसे करोगे तो 2 आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, अब देखो 15 और -2 13 हो जाएंगे, 13 और 4 17, इधर 17 हो गया और ये 4a, तो कितना हो गया 4a प्लस 17 हो गया, उधर है 1। तो देखो यहाँ से ए की 4a इक्वल कितना आ जाएगा -16। तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4। तो आंसर कितना आ जाएगा ए का -4। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला डी वाला। ठीक है, इधर आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दिया गया दंड आरेख देश ए दुनिया भर में विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश को वर्षों में दर्शाता है। तो देखो यहाँ पे पूछा गया है 2018 में निवेश का, 2015 से निवेश का अनुपात, मतलब 18 से 15 का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो 18 ये है, 18 ये देखो यहाँ पे बीच में आ रहा है, यानी कि ये कहाँ 60 और 70 के बीच में है, यानी इसका कितना आ जाएगा 65। रेशियो पूछा है 15 से, 15 कितना है 60, तो इससे रेशियो बना लो, ये आ जाएगा 13:12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये है। ठीक है, क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो इसके दो फार्मूला होते हैं। जब दो वृत्त जो दो सर्कल होते हैं एक्सटर्नली, मतलब बाहर मतलब टच करते हैं एक्सटर्नली, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इक्वल लेंथ एक्सटर्नली, तो यहाँ पे ई एक्स लिख ले रहे। ठीक है, का जो स्क्वायर होता है वो होता है डी का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वो हो जाएगा R1 और -R2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो होता है मतलब ई एन लिख दो, इंटरनली के लिए ई एन लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसका स्क्वायर जो इक्वल होता है वो होता है डी स्क्वायर, और यहाँ पे होता है प्लस। ठीक है, नहीं यहाँ पे होता है माइनस, क्या होता है माइनस, ये होता है R1 और प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, देखो इसकी वैल्यू 9 दी गई है, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कितना डी स्क्वायर -R1 -R2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इक्वल तो हो जाएगा कितना डी स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, 81 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 81 से 25 जाएगा तो बचेगा 56। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर खोल लो, तो ये कितना स्क्वायर खुलेगा इसका, तो माइनस का R1 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस के R2 स्क्वायर, और ये देखो माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कितना 2R1 R2। ऐसे ही यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो चुका है तो इसे भी खोलो, तो कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 2R1 R2। अब देखो ये भी कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4R1 R2, और इधर कितना है 56। तो देखो 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 14 टाइम चला जाएगा, तो किधर आ गया, कितना आ गया R1 R2, यानी कि जो त्रिज्याओं का गुणनफल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें कहा गया है यदि जो त्रिभुज है पी क्यू आर वो कॉन्ग्रेंट है किसके, त्रिभुज एम एन ओ, जहां उसने बोला है कि जो एंगल क्यू है वो कितना है 82 डिग्री है, एंगल आर है वो 47 है, एंगल पी है वो 51 है, और ओ जो है इसका जो एंगल है 5/-8 डिग्री है, और क्यू आर की लेंथ दी गई है, ओ एन की लेंथ दी गई है, एक्स प्लस वाई पूछा गया है। तो देखो हम यहाँ जरूर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, यहाँ बिल्कुल एग्जाम अप्रोच रखेंगे। ठीक है, तो देखो मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। देखो वाई यहाँ पे आ रहा है, ये एंगल ओ है, देखो किसमें, अरे कहाँ गया ये पेन, ये है, देखो
एम ओ एन पी क्यू आर के है, यानी कि जो ओ है वो किसके, क्यू के इक्वल है। तो क्यू की वैल्यू देख लो कहाँ देगी, 82 दी गई है। यानी कि यहाँ पे जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एंगल बिल्कुल जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि 5/-8 इक्वल कितना हो जाएगा, 82। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। यहाँ से देखो 5/82 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 18। बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 18 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में अब देखो, अब हम निकालेंगे क्या, x की वैल्यू। x देखो किस में आ रहा है, x टर्म पहले दोनों कहाँ है, ये देखो ओ एन दी गई है, ओ एन यानी ये लास्ट वाली। तो हमें क्यू आर पता करनी होगी, क्यू आर कितनी है। यहाँ पे देख लो क्यू आर ये 24 दी गई है, यानी कि 3x प्लस बाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 24। तो 3x और बाई की मैं निकाल चुका हूँ कितना, 18 इक्वल हो जाएगा 24। तो 3x इक्वल आ जाएगा 6। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 18 हो गई। तो यहाँ रख दो 2 + 18 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो गया, 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। बस ऐसे लगाएंगे। यहाँ फिगर बनाओगे तो पूरा मतलब टाइम भी निकल जाओ, फिगर ही बन पाएगा केवल। यदि 7 अंकों की संख्या, देखो 7 अंकों की संख्या है वो ये दी गई है। ठीक है, संख्या कौन सी है, 6 है, 2 है, 6 है, 8 है, 4 है, फिर यहाँ पे स्टार है, फिर एच है। बोला 8 और 5 से विभाज्य, तो स्टार और एच के स्थान पर क्रमशः अंक कौन से आएंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है सेम सच में वही है जो 9 सितंबर की पहली शिफ्ट थी उसमें यही क्वेश्चन मैंने कराया था, देख लेना पहली वीडियो। तो यहाँ पे देखो जो भी डिजिट होगा वो 5 और 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट देखो, पहले 5 से कौन से डिजिट, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब लास्ट जो डिजिट है वो कैसा होना चाहिए, 0 या 5 हो। तो यहाँ पे अगर हम सोचो, अगर यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, लास्ट में अगर 5 रख दिया तो यानी कि वो ऑड नंबर बन गया। अगर वो ऑड नंबर बन गया तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे मतलब 5 नहीं रख सकते। तो h जो है उसकी जगह पे हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो देखो 0 तो सब में है, ठीक है, हर किसी में है। लेकिन उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो 8 की भाज्यता का नियम होता है तो उसे हम देखेंगे। तो 8 में क्या होता है, जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो होने चाहिए डिवाइड किससे, 8 से। यानी 4 और स्टार और एच की जगह पे क्या 0 आ गया है। तो यहाँ पे ले लो, ऑप्शन से ले लो कोई भी नंबर। अगर यहाँ पे 1 रख लोगे तो देखो, अगर मान लो ऐसे पहला ऑप्शन लो, यहाँ पे 1 रख लो, इधर 0। तो यहाँ 8 से डिवाइड जब करोगे तो 5 × 8 = 40, फिर 1 बचा 10 जाएगा तो नहीं डिवाइड होगा। 4 ले लो तो नंबर क्या बनेगा, 4 4 0 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 = 40, सॉरी 5 × 8 = 40। तो यहाँ पे 4 बचे, फिर 5 × 8 = 40 यानी 55 बार। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड करोगे तो 55 बार। तो यानी कि जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। आया समझ में। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, इतना दिया गया है, वर्ग इकाई है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे इंग्लिश में अगर पढ़ना तो पढ़ लो कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज, ये दिया गया उसका एरिया स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया है, 6x² प्लस 40x और प्लस 25। ठीक है, तो पहले ये एरिया दिया, इसके फैक्टराइज करो, इसे फैक्टराइज उसमें लिखो फॉर्म में। तो देखो इसका अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x और प्लस 5 उसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये वर्ग है तो दो साइडें हो गई, कितनी हो गई, 4x और प्लस इतनी। अब देखो वर्ग का एरिया क्या होता है, यहाँ पे 4 इंटू हो जाता है, वर्ग तभी तो निकलता है। इसमें किस इंटू कर देंगे, 4 से। तो देखो ये वाला मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन देखो ये वाला। अगर इसे 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 2 का कर दो, 2 इंटू कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 8x और प्लस 10। देखो लास्ट ऑप्शन मिल रहा है डी वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, अगर स्क्वायर दिया 4 इंटू ये साइड होता है, यहाँ पे साइड कितनी है, इतनी, 4x प्लस 5। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों का औसत, देखो प्रथम प्राकृतिक जो वो फार्मूला होता है, फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे। जो वो फार्मूला होता है जब प्रथम किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं उनका सम निकालने के लिए। तो देखो n नेचुरल नंबर हो, उनका अगर हमें सम निकालना तो फार्मूला का क्या होता है, n और n प्लस 1 और इंटू फिर होता है 2n प्लस 1 डिवाइड में होता है 6।
ये सम आ गया। अगर हमें कितने भी नेचुरल नंबर निकालने हैं उनका सम हो गया, ये फार्मूला होता है यहाँ पे कि अब उनका एवरेज चाहिए कितने नंबर का, 45 नंबर का। यानी जितने भी नंबर हो उन्हीं का अगर हमें एवरेज चाहिए तो उन एन से उसे डिवाइड भी कर दो। तो देखो ये एन से एन चला जाएगा, तो यहाँ पे जो बचा है एवरेज के लिए ये बचा है क्या, एन प्लस वन और 2n+1 अपान में 6। यानी कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होंगे उनका अगर एवरेज निकालना हो तो ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना दिया गया, 45 दिया गया है, तो लिखो n की जगह पे 45। तो 45 से कितने हो जाएंगे, 46 इंटू यहाँ पे देखो 45 दूना 90 और 1 91, 91/6। अब देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड 2 से कर लो इसे, तो ये 23 हो जाएगा। और यहाँ इसे करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसे, 23 देखो 23 एकम 23 और 23 का इससे करो 9 से, तो 23 दशापन कितना होता है, 10 बार जब 23 से करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 230। और उससे 23 माइनस कर दो यानी कि 207 और इसमें 2 जुड़े थे तो 209 हो जाएगा। और उसे 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ देखो 6 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 बचे 29 हुए, तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। फिर यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे और ये 1 टाइम चला जाएगा। नहीं 29 से 3 9 टाइम, 9 बार जाएगा, 9 3 27। ठीक है, फिर 2 बचे 22 गया, फिर 1 बार चला जाएगा, 9 3 27। फिर 2 बचे यहाँ पे 22 हो गए, 3 7 21 7 बार जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 बार ऐसे करके चला जाएगा, मतलब तो कितना हो गया 997.67 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जो 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसी चौड़ाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का जो आयतन है वो ज्ञात कीजिए। जैसे देखो ऐसे बोल रहे हैं कि मान लो एक आयताकार टुकड़ा ऐसे है, ठीक है, इसकी जो हाइट है या जो लंबाई या हाइट जो है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी चौड़ाई जो बी है वो कितनी है, वो 22 है। फिर उन्होंने बोला है कि इसे चौड़ाई के सापेक्ष में मोड़ कर क्या एक बेलन बनाया जाता है, यानी कि इसे ऐसे करके बेलन बना लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये तो 50 हो गई और ये कितनी, अब जो यहाँ पे जो बी थी वो घूम गई, ये सर्कल बन गया, यानी कि जो बी है वो किस में चेंज हो गई 2πr में, यानी कि 2π जो r है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 22। अब देखो पाई का वैल्यू कितनी 22/7, तो 22 कट जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 r की वैल्यू। पूछा क्या है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 7 × 7 और बटे ये 4 हो जाएगा, इंटू h की वैल्यू कितनी है 50। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, पूरा 7 से 7 तो कट जाएगा, यहाँ पे 11 से काटो 2 बार और ये काट लो 25। ठीक है, अगर हम 25 सत्ते करें तो 175 आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई 11 का कर लो, तो 11 25 55, 11 7 77 हो जाएंगे और 2 82 और 11 1 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 11 8 19, यानी 1925। आंसर कितना होगा 1925, ये वाला हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है x² + y² इक्वल कितना दिया गया है 280 और xy इक्वल दिया गया है 120, तो पूछा x - y। अब देखो मेरे पास x² + y² है और xy है, तो उसका फार्मूला x - y का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बताओ। देखो 280 और प्लस 2xy होता है तो ये कितना हो जाएगा 240, लेकिन माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस पहले लगा लो, तो ये कितना आ जाएगा 280 और उसमें जाएगा तो बचेगा 40 और उस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई x - y की। अब हमें निकालनी है x + y की वैल्यू, तो हो जाएगा 280 और प्लस 240, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 2 और 2 2 4 और 5, इस पे भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये वैल्यू किसकी आएगी x + y की, इन्हें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 / 520, तो 0 से 0 4 1 4 4 और इधर 13 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1/13, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
धारा के अनुकूल और प्रतिकूल कितना जाना है, 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो अगर हम डाउन स्ट्रीम चलेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों स्पीड क्या होती है, जुड़ जाएंगी, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। लेकिन जब अप स्ट्रीम चलेंगे तो इसका इनका अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो 18 से 3 जाएंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो देखो अगर डाउन स्ट्रीम मुझे 105 किलोमीटर जाना हो 21 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे। भाई अगर 105 जाना हो 15 की स्पीड से, तो यहाँ पे कितने लग जाएंगे, 7 आवर्स लग जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 12 आवर्स। कितने हो गए, 12 आवर्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 1/3 भाग के बराबर है, 1/3 भाग के एक पांचवें भाग के बराबर है, और प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 5 गुना है। यानी कि जो आर है वो कितना दिया गया है, 5t दिया गया है। ठीक है, आर जो है, और यहाँ पे बोला जो जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है वो कितना है, 1/5 है, किसका, उस धनराशि का। यानी इंटरेस्ट 1 है और किसका, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू रख दो कितनी, यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू रख दूं तो कितनी आ जाएगी, तो जो आर की वैल्यू मैं रखना चाहूँ तो 5t रख दूं, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। तो टी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, तो जो टी इधर भेज दो तो देखो 25 हो जाएगा, 25 चौके 100। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी टी की जो वैल्यू है वो आ गई 2। ठीक है, तो अगर टी की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ आर की वैल्यू निकालो, कितनी निकल आएगी, 10 निकल आएगी। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाती है, यानी आर कितनी थी, अभी थी 10, अब 3 बढ़ जाती है, तो आर जो चेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो 5600 रुपए का 6% 6 वर्षों के लिए ब्याज, साधारण ब्याज पूछा है 5600 का। अब देखो यहाँ पे 13 हो गया। एक तो हम काम कर सकते हैं कि 13 हम देख लें मल्टीपल में, क्योंकि यहाँ पे आर का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 13 जरूर आएगा आंसर में। तो 13 एक तो आंसर देख सकते हैं। तो 13 देखने के लिए क्या करोगे, देखो 13 39 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचा 76 हो गया, तो 13 पचे 65 हो गया, फिर बचा कितना, यार ये तो दिख भी नहीं रहा, रुक जाओ एक मिनट। तो देखो अगर यहाँ पे मुझे डिवाइड ही करना हो तो ऐसे करेंगे, 13 से करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 7 बचा 76 हो गया, 13 बचे 65, 11 बचे 118, 118 13 के पाड़े में आते नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देखो 13 39 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा 26 हो गया, 13 दूनी 26, फिर 8 बचे तो जाएगा नहीं, इधर आ जाओ। अब देखो 13 39 हो जाएगा, फिर 3 बचा, यहाँ पे 36 हो गया, फिर देखो 13 दूनी 26, 10 बचे 108, 13 8 104 होता है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा लास्ट डी। करना चाहो तो ऐसे कर लो, 5600 और 13% है, और उसके लिए 6 वर्ष है, 100 से डिवाइड, 0 काट दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो सबका, तो ये आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु को त्योहार के मौसम की बिक्री के दौरान 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूट पर यदि कोई ग्राहक त्योहार के मौसम में वस्तु को खरीदी है तो उस वस्तु की धनराशि देनी होगी। जो किसी वस्तु पर 1000 रुपए अंकित थे, उस पर 20% की छूट हुई। 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी वो 4/5 की बेच दी होगी उसने। उसके बाद में 30% यानी कि 7/10 पे बेच दी होगी, ये हो जाएगा 9/10। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये बताओ, नीचे कहीं पे 9 आ रहा है क्या, नहीं है ना 9, नीचे ऊपर 9 है, तो यानी कि कोई जो भी आंसर होगा उसमें 9 की हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो मतलब भाजकता का नियम चेक कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आंसर होगा उसमें हम 9 की भाजकता का नियम चेक करेंगे। देखो ये 9 की भाजकता का नियम है, यहाँ पे 9 और 5 और 6 कितने, 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15, यानी कि ये नहीं कटेगा 9 से। ये 8 और 5 13, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा कितना, 4 और 9 13, 13 और 6, ये भी नहीं कटेगा 9 से। तो आंसर कौन सा होगा, ये। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे पूरा सॉल्व करते घूमो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी जो है पाइप, जो पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में, जो पी है वो 10 घंटे में और जो क्यू है वो कितने, 15 घंटे में भर सकता है।
एक पाइप आर टंकी को पूरी तरह भरी हुई टंकी को पानी से भरी हुई है को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी जो आर है वो इसे 12 घंटे में, निगेटिव ले लो, 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी की इफिशियंसी निकाल लो कितनी, 60 मान लो। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इनका एलसीएम 6 मतलब 60 हो गया, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ -5। आगे क्वेश्चन में बोला है प्रारंभ में टंकी खाली है और केवल पी और क्यू सुबह 6 बजे, यानी कि इनकी जो इफिशियंसी कितनी 10 हो गई, सुबह 6 बजे खोले जाते हैं और पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है, यानी 3 घंटे तक ये चले हैं। इन्होंने कितने भर दिया होगा, 30 भर दिया होगा। ठीक है, तो 60 थी, 30 भर दिया, 30 ही तो बचा है। फिर 9 बजे आर को खोला जाता है, टंकी तब तब तक पूरी, आगे बोला है टंकी कब तक पूरी तरह से भर जाएगी, यानी 30 भरना, तीनों पाइप एक साथ चल रहे। देखो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 10 हो गई, और इसकी 5 माइनस हो जाएगी, तो 5 ही तो बचेगी। तो यहाँ पे 6 यानी कि 6 आवर्स अभी भी लग जाएंगे, क्योंकि आर चला है 9 बजे से, अभी 6 आवर और लग जाएंगे, यानी कि 9 से 3 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 6 घंटे बाद, यानी 3 बज जाएंगे। तो आंसर कितना होगा, दोपहर के 3 बज जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, के किस मान के लिए रेखाएं इतनी और इतनी जो है का कोई हल नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन में 12th में बहुत अच्छे देते हैं, मैंने वहां पे ज्यादा पढ़े थे। दो रेखाएं हैं, ये देखो x प्लस बाई माइनस के 9 इक्वल 0। तो के का कौन सा ऐसा मान रखा जाए कि ये जो रेखाएं हैं उनका कोई भी हल ना निकाल सके हम, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू ही ना निकले, समझ लो। तो देखो अगर हम यहाँ से ऑप्शन उठाएं, उनका मैं मतलब क्या होता है, जो जो मतलब इसमें ये मतलब होता है कि यहाँ जो x का कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए, और y का कोफिशिएंट है और इसका जो y का है, दोनों जो रेखाएं जो लाइंस दी गई उनमें जो x और y के कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए, समझो, तो समझो उनके जो हल होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसमें देखो 2x है प्लस 7 है इंटू, यहाँ पे देखो के, इसकी के की जगह पे ये वैल्यू उठाओ यहाँ से, अगर मैं ये रख दूं 2/7 इंटू बाई -8 इक्वल 0, तो यहाँ देखो 7 से 7 कट जाएगा, और देखो ये बचा क्या 2x और प्लस 2y और -8 इक्वल 0। तो यहाँ से देखो x प्लस y की वैल्यू निकालनी हो तो ये 4 में 2 कॉमन कर लो 8 से, तो यहाँ भी 4 बचेगा, तो 4 आ गया। और देखो एक इक्वेशन क्या दी थी, x प्लस वाई इक्वल 9 थी एक तरह से। तो मैंने यही तो बोला था कि जो x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में हो और दूसरी में इक्वल हो जाए, यहाँ भी देखो बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, मतलब दोनों में एक कोफिशिएंट क्या हो गए, x और y के इक्वल हो गए, तो इनका कोई भी हल नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं माइनस करूं दोनों को तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कोई हल निकल रहा है इसका क्या, कोई रूट नहीं निकाल सकते हैं या कोई वैल्यू इसकी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए के की वैल्यू कितनी लेनी होगी, के की वैल्यू लेनी होगी वो 2/7 लेनी होगी, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें। अभी मैंने जो 5 सेट है वो इंग्लिश में बनाए थे, इंग्लिश की उनमें पीडीएफ जब इंसर्ट कर दी तब कुछ बच्चों मुझसे फोन करके कह रहे कि भैया वैसे कराओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी अब की बार टाइप किया, बहुत टाइम लग गया टाइप करने, कम से कम 1.5 घंटे लगा ये सब टाइप करने में। देखो क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतने इतने हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो पूछी गई है। तो देखो जो इसका जो फार्मूला वो होता है एल इक्वल अंडर रूट में होता है d² और माइनस के r1 प्लस r2 का स्क्वायर, भाई अंत जब इंटरनली टच करती हैं, ठीक है। तो देखो एल इक्वल यहाँ पे हो जाएगा d, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी 17 दी है, 17 का वर्ग कितना होगा 289 माइनस दो, दोनों r1 प्लस r2 कितनी 15 हो जाएंगे, 15 का वर्ग 225 माइनस कर दो, तो ये ट्रिपलेट होता है जानते हो, 64 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the number of hours spent by student for different activity on a working day, the percent of hours spent on school day, ठीक है। स्कूल डे में, स्कूल डे यहाँ पे देखो कौन सा दिया है, येलो कलर का, येलो कलर में कितने हैं 6, और पूछा गया है टोटल पूरे डे का, तो 6 और 8 ये कितना हो जाएगा 14 और ये 4 हो जाएगा कितना 18 और 6 कितना हो जाएगा 240, ठीक है।
2 4, तो यहाँ पे 6 बन जा 6 और ये 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी 1/4। इसकी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन 2% जो मतदान है, जो कैसे अवैध हैं। यदि सुनीता को इतने मत मिले हैं, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में क्या है? चुनाव में मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। जो संख्या मान लो चुनाव में x थी, ठीक है, उसमें 80% मतदान किए गए, यानी कि 80% का मतलब कितना होता है? 17/20। ठीक है, इतना मतदान हुआ, उसमें से 2% मत कैसे थे? अवैध हो गया। अवैध मतलब समझते हो? मतलब गलत हो गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2% का मतलब क्या हो जाएगा? 49/50। ठीक है, इतने, उसमें से सुनीता को इतने वोट मिले हैं, वो वैध मतों का कितना? 78%। 78 मतलब 78/100। तो उसकी वैल्यू कितनी दी है? 64974। अब इसे सोल्व कर लो। अब देखो, ये 17 से करो, एक बार 17 से करो तो इधर कितना हो जाएगा? 17 चौके 17×51, यहाँ पे कितने बचे? 17×51, यहाँ पे 13 बचे, 39 हो गए, है ना। 17×8 136, 17×8 136, 8 बार चला गया, 136, 3 बचे, 37 हो गए, 17×2 34, फिर 3 बचे, 17×2 34, 17 से तो पूरा कट गया, 7 से काट लो, 7 7 7 49, यहाँ देखो 7×5 35 बचे 4, 7×5 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 4, 7 छंगा 42, फिर 7 से काटो, देखो 7 7 49, यहाँ पे बचे कितने? 5 7 8 56 78 हो गए, 78 से 78 पूरा काट दो, एक बचा, इधर कितना बचा? एक। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने बचे? 5×2 10, ये 10 हो जाएंगे, और ये डबल जीरो है, 5×2 10 और डबल जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे हो गई, और ये 2 जीरो, तो कितना हो गया? 1,00,000। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1,00,000। ऐसे लगेगा क्वेश्चन। कह रहा था, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The following table shows the population of a city at the end of the year mentioned. Which of the following year has highest rate of increase compared to the previous year? अच्छा, अब देखो इसमें जितनी ईयर दी गई उनके उठा लो, केवल क्या कर लो भाई? उठाओ। अगर सारी ईयर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे 19 दी गई है, तो हम 19 देंगे, तो 19 में कितना अगर देखा जाए तो चेंज हुआ है, तो 128 से 134, यानी कि कितना हुआ है? 6 हुआ है चेंज। पहले तो डिफरेंस देख लो किसमें ज्यादा हो रहा भाई, उसी के चांस ज्यादा है बढ़ने के। तो इसमें केवल हुआ है लगभग 6। उसके बाद में 18 में देखो, 17 से 18 में कितना हुआ है? 12 से 28, यहाँ पे लगभग हुआ है। ये कौन सी ईयर है? मैंने लिखी ये 19 लिख दी, ठीक है, 19 ऐसे याद रखो। देखो 19 में 6 हुआ है, 18 में अगर देखा जाए तो कितना हुआ है? 17 से 18, यानी 12 से 28, यानी कि 14 का हुआ है लगभग। फिर उसके बाद में 15 में देख लूं मैं, 15 में देखो कितना हुआ है? 15 में 72 से 83 हुआ है, यानी कि 11 का। ठीक है, लास्ट है 16 में। ठीक है, लास्ट है 16 में, यानी 83 से 100 लगभग 17 का हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो इस पे हुआ है, तो चांस जो है सबसे ज्यादा चांस किसके हैं? इसी के हैं बढ़ने के, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर भी है। हम किस पे निकालेंगे? 15 का 83 पे निकालेंगे, और यहाँ पे देखो छोटा नंबर भी आएगा, 83 जो है सबसे छोटा नंबर भी है, तो सबसे ज्यादा इसी में तो हुआ है अगर प्रीवियस ईयर की अपेक्षा देखा जाए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 16। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी डिवाइड होंगे वो बड़ी संख्या, 83 तो देखो सारे बड़े हैं, तो इनका तो बड़ा होना कोई बनता ही नहीं है बात। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2016। ऐसे ही करने होते हैं, और कुछ बच्चों के सारे निकालने बैठ जाएंगे तो वैसे भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक तो देखो वो पॉइंट में है सारे, तो अगर करने बैठ गए ना सारे, एग्जिस्ट करने बैठ गए एग्जिस्ट, तो आंसर नहीं निकाल पाओगे, ये जान लो। यहां देखो ये तो बच्चों को पता है, सीधे काटो इसे, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 2/5, यानी कि 5, यानी 5 5 5 ये 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाओ, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/7 रख दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या cos थीटा कॉमन ले लोगे, ये 10 बन जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो 5 × 3/7 -1 अपॉन 5 × 3/7 + 2, तो देखो कितना हो जाएगा? 15
-7, यानी ऊपर 8 बच रहा है। 8 है किसी में, इसी में 8 लगा दो, नीचे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बोला क्या है, ये तो देखो दे दिया गया 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ बोला है 0 लेस देन, थीटा की वैल्यू है 0 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर देन है और 90 से लेस देन है, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम काम करते हैं, इसमें 45 रख लेते हैं, देखो सेटिस्फाइड करेगा। थीटा की वैल्यू 45 रख लेते हैं। कोस 45 का मान कितना हो जाएगा, 7 इंटू कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर, तो यानी 2 हो जाएगा, प्लस 5 और इसका इसमें 2, तो 2 यानी 2 और ये 12 यानी 6 माइनस 6 ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो देखो 1 प्लस, पहले इसे सही कर लो, ये जल्दी हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, ये माइंड में हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ एक बार। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू, देखो इसमें क्या कर देंगे, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा से। अब देखो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी की 1 हो जाएगी, और ये एक बार में स्क्वायर रूट काट देगा, ये किसे काट दो, स्क्वायर रूट काट दो, तो बचा गया 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब तुम्हें पता है 1 और प्लस सेक 45 की मान कितना होता है, जो मान होता है वो √2 होता है, और प्लस इसका मान होता है टेन 45 का 1, यानी कि 2 प्लस √2, ये हो गया आंसर। √2 प्लस 2 या 2 प्लस √2 बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि एक आदमी है 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, यानी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिला देता है, उसका टोटल मिश्रण कितना बन जाता है, 16 लीटर। और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में क्या करता है, 4 लीटर पानी, 8 लीटर मिल्क में कितना 4 लीटर वाटर मिलाता है, उसका मिश्रण कितना बन जाता है, 12 मिल्क हो जाता है। तो दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें दूध कितना है 10 लीटर, यानी 10 लीटर कितने पे है, 16 पे, और अनुपात पूछा है, रेशियो ले लो, इसमें कितना है 8 लीटर कितने पे है, 12 पे, ये हो गया रेशियो। इसे सोल्व कर लो, 4 से काटो, 4 चुके 16 और 4 तीनों 12, फिर इधर काटो 5, इधर काट लो 4, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 रेशियो, इधर 4 चुके 16, आंसर कितना हो गया 15 रेशियो 16, 15 रेशियो 16। ठीक है, ऐसे लगेगा ये क्वेश्चन। लगभग रात के 12:30 बज चुके हैं और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सच में आंखें मेरी बंद हो रही हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर इस प्रकार 10% का लाभ कमाता है। जैसे मान लो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है, उस पर 10% की छूट देगा, 20% की छूट देगा, तो 80 रुपए में उसने सेलिंग किया होगा, और इसमें वो 10% का लाभ कमाता है। यानी कि जो कोई भी चीज कोई खरीदता है, कितने पे खरीदता है, 100% पे, लेकिन वो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो क्या 80 रुपए में बेच के 10% लाभ कमाता है। यानी कि ये जो वैल्यू है वो 110 की है, तो यहां से निकाल लो 100 की वैल्यू, तो देखो 80/110 इंटू 100, ये उसका सीपी आ गया। क्या आ गया, सीपी, इतने की उसने खरीदी होगी, ये सीपी आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, यानी कि सीपी हो गया और अंकित मूल्य उसने कितना कर रखा था 100, इनका रेशियो पूछा है। तो देखो 100 से 100 कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचा 8/11 रेशियो 1, तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 8/11, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 8/11। ठीक है, तो ऐसे लग जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये वाला कि द टेबल बिलो शोज इनकम रूपी में अर्न बाय 5 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019 एंड द इनकम सोर्स, उसके इनके इनकम सोर्स दिए गए 5 एम्प्लॉयज है और उनके इनकम सोर्स दिए गए, टोटल कहाँ से करते हैं वो सारी चीज। ठीक है, पूछ रहा है कि इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बकाया राशि, ठीक है बकाया राशि, और इस अवधि के दौरान भुगतान की गई बोनस राशि का कुल कितना प्रतिशत है, ये है बोनस राशि। तो पहले इसे जोड़ लो, देखो ये 00 00 00 00 00 समय तो 00, इसके बाद में ये हो जाएगा 6 3 9 9 और ये 9 18 18 और 18 30 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 और 5
31, 3 कैरी हो जाएगा। 4 4 8 और 4 12 12 और ये 17 हो जाएगा। 17 और ये 5 कितना हो जाएगा? 22 22 और 3 25 इतना आ गया। और का कितना होगा यहाँ पे? तो का लगा तो इसे नीचे कर दो। तो अब इसमें जोड़ लो क्या बोनस का 0 0 0, यहाँ पे डबल जीरो तो वहीं डबल जीरो लगा ही लो। 3 और 1 4, 4 और 1 4 5 कितना हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। फिर 2 2 सब में है तो 5 12 10 हो जाएगा। 10 तो 12। तो देखो अब एक बात देखो, आंसर देखो और इसे देखो, ये लगभग सीधा डबल लग रहा है। कितना लग रहा है? डबल। अब परसेंटेज लगाओगे तो डबल जीरो आएगा। यानी देखो डबल से भी ज्यादा है 25 है। ये अगर 12,500 होता तो 25,000 बनता, लेकिन ये उससे कम है। तो यानी कि आंसर जो आएगा ग्रेटर देन 200% आएगा। तो देखो ये ग्रेटर देन 200% तो, लेकिन बहुत ज्यादा है। ये भी बहुत, ये तो डबल भी है और ये तो बिल्कुल ग्रेटर देन है भी नहीं 200। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है जिसका क्षेत्रफल और परिधि दी गई है सेंटीमीटर के बराबर है, यदि दिया गया है कि इसकी त्रिज्या गैर नकारात्मक पूर्णांक है या दशमलव स्थान तक गैर नकारात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव लेना है। तो देखो केंद्रीय कोण निकालना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई सेक्टर होगा तो उसका एंगल जो थीटा दिया गया है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका ये पेरीमीटर दिया गया और इसी का एरिया दिया गया है। तो अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे बताओ? फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। वो कितना दिया गया? 209। उसके बाद में सेक्टर जो उसका पेरीमीटर होगा कितना होगा? 2r प्लस 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। वो कितना दिया गया? 63 दिया गया है। अब देखो इसी को हम थोड़ा और बढ़ा के लिखते हैं। r प्लस, इसमें अगर हम इसे ऐसे लिखें 2 इंटू पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? 63। तो यहाँ पे तो इसे भी हम थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री इक्वल में लिख लें हम 209। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने केवल आर लिखा तो आर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये पूरी जो वैल्यू है यहां से मैं उठाता हूं, ये पूरी इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं। देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 2r प्लस 2 और प्लस के यहाँ पे कितना लिख देंगे? 209 अपान आर इक्वल कितना हो जाएगा? 63। ये 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो देखो r का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 209 इक्वल हो जाएगा 63 आर। 63 इधर ले आओ तो आर स्क्वायर माइनस के 63 आर और ये कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ? शायद 19 इंटू 11 लिख लेंगे। जीरो अब फैक्टर करेंगे ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो देखो अगर करना चाहो ये कितना हो जाएगा? अब देखो फैक्टर कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये कितना हो जाएगा? अगर फैक्टर देके जाए तो ये हो जाएगा 44 और माइनस कितना हो जाएगा? 44 और प्लस 22 करो तभी तो आएगा। नहीं 44 और 19, 44 और 19, 44 19 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 63 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 63। तो यही यहाँ पे हो जाएगा 63, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? 2r स्क्वायर प्लस 44 आर माइनस 44 आर और माइनस के 19 आर और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना था? ये जो भी है 2 इंटू 19 इंटू 11 इक्वल 0। पहले बात यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आर की वैल्यू एक आ जाएगी कितनी? 22 आ जाएगी और एक आर की वैल्यू आ जाएगी -19। और उसने बोला था निगेटिव लेना नहीं तो पॉजिटिव लेना। आर की वैल्यू कितनी हो गई?
22 हो गई। अब 22 यहाँ पे रख लो आके, कहाँ पे आर की वैल्यू 22 होगी, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन से देखो काम करेंगे। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 209 और अपान में ये सारी चीजें अपान में जाएंगी। तो देखो एक आ रही है एक आ रही है, तो 22 वैल्यू निकली है, 22 इंटू 22 आर की वैल्यू, और ये पाई आएगी, इसकी वैल्यू भी 22 होगी, और 7 ऊपर चला जाएगा इसका, और ये 360 पहले पैसे भी ऊपर जाएगा, तो 360। ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे ही सोल्व करना होगा। तो देखो इसे कैंसिल कर लो, इसे 11 काटो, 2 बार ये काटोगे तो 19 बार, 19 आ गया। और यहाँ पे देखो इसे काटोगे तो कितना, 4 से काट लो, यहाँ पे 2 ये 2 ये, इधर 11 हो जाएंगे, इधर 4 से काटो, 4 ने 36, फिर 90 और 19 हो गए। ठीक है, जो अब इसे काट लो कितने, 11 से, यहाँ पे काटोगे तो 11 अट्ठे 88 दशमलव। ठीक है, लगभग 8 कुछ देखो यहाँ थोड़ी वैल्यू याद रखो, अगर मैं कुछ वैल्यू निगलेक्ट कर रहा हूँ तो मान कैसा हो जाएगा बताओ, छोटा होगा थोड़ा। तो यहाँ पे 19 गुणा 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 19 अट्ठे कितना होता है, 152। हाँ 152, और डिवाइड में कितना आया, और इंटू ये 7 भी है, और डिवाइड में है 22। और देखो 22 से काट लो, ये 3 बार काट लो, लगभग 3 बार, और फिर 3 से इधर भी काट दो, तो देखो 3 से 15, और लगभग ये कितना आ जाएगा, 3 से 15, और यहाँ पे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये दशमलव हो गया पॉइंट, अब कुछ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, थोड़ा अब यहाँ पे दिमाग लगाने की बात है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 22 था और ऊपर 7 था, तो मैंने ऐसे ही काट दिया, 7 से 22 को काट दिया, यानी कि जो नीचे की वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा आती, मैंने क्या कर दी, कम कर दी, कम करने से क्या हो गया, आंसर थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो भी आंसर होगा तो वो 22 से कैसा होगा, थोड़ा 50 से थोड़ा नीचे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 को जब 22 से काटा है तो वैल्यू काट दी, 21 होता तो कटता पूरा पूरा, लेकिन मैंने फिर भी काट दिया, यहाँ पे 3 लिया, यानी जबकि यहाँ पे वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी। अगर नीचे बड़ी वैल्यू आएगी तो उससे क्या होता है, तो आंसर जो था वो छोटा हो जाएगा। जब डिवाइड हम किसी बड़ी संख्या से करते हैं तो आंसर थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 50 पॉइंट में आ रहा, तो 50 से थोड़ा कम ही आंसर आएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ से जो आंसर हो इससे देखो कम में। ये देखो 51.5, ये ऊपर आंसर है, ये नहीं होगा, ये 53 बहुत ऊपर हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला आंसर लग जाएगा, ऐसे समझ रहे हो। थोड़े ऐसे ना पॉइंट कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सोल्व करते रह जाओगे तो ऐसे होगा नहीं सोल्व, इसीलिए मैंने किया। 7 से 22 को डायरेक्ट 3 बार काट दिया, और मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा आता, लेकिन मैंने 3 ही रखा है, तो आंसर कैसा आएगा, आंसर अभी तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल आंसर निकालेंगे उसे मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसे सोच लिया करो। तो देखो ये मेरा पूरे जो सेट है मैंने ये सोल्व कर दिया है, जो 10 सितंबर की तीसरी शिफ्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक अब आप आ गए हो तो यार इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के पास मेरा चैनल भेज दो, ताकि मेरे भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। मैं लगातार अभी 2 मॉक टेस्ट लगवा रहा हूँ, एक जीडी का भी लगवा रहा हूँ और इसका भी लगवा रहा हूँ, सीजीएल का भी, और साथ में लाइब्रेरी में पूरे दिन अपनी भी तैयारी करता हूँ। तो अभी रात के लगभग, अब शायद है, मुझे उम्मीद है 1 तो बज ही गया होगा। ठीक है, तो अब सोएंगे, सुबह फिर लाइब्रेरी भी जाना है।